वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस नील सर पीजीटी इकोनॉमिक्स सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में। बेसिकली गवर्नमेंट बजट क्या होता है, घर में भी हम बजट्स बनाते हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारा जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट बजट बेसिकली एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है। गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड रिसिट होती है एंड पेमेंट्स, ये एक्चुअल फिगर नहीं होते, दीज आर नॉट एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स। और बेसिकली क्वांटिटेटिव होता है, जो भी चीज़ होती है हम लोग क्वांटिटेटिव तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअल का मतलब होता है कि जो चीज़ एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिट एंड एक्सपेंडिचर। ये सारा एस्टिमेशन पे चलता है। तो सिंपल भाषा में गवर्नमेंट बजट यही होता है, इट डिफाइंड एज एन एनुअल स्टेटमेंट विच शोज द एस्टिमेटेड expenditure or the receipts of the government for the financial year to come and reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth and stability। ग्रोथ भी आए और स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी कैसे, मैंने आपको बताया था, एक्सेस डिमांड कम ज़्यादा करके, कि बोले भाई इस बार लगा के लोग लिक्कर सिगरेट्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, या उन्होंने इस बार मोबाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो उसको थोड़ा रेट हल्की सी हम लोग बढ़ा दें, या कोई रॉ मटेरियल की जो रेयर होता चला जा रहा है तो उसकी हम रेट्स बढ़ा दें। तो इस तरीके से एस्टिमेटेड रिसिट और एक्सपेंडिचर होती है। तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एक ही चीज़, कि यहाँ पर गवर्नमेंट बजट वही चीज़ बताती है जो रिसिट और एक्सपेंडिचर को फोकस करती है और एस्टिमेशन पे चलता है सारा का सारा। तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। डेफिनेशन में ये चीज़ें डालना ज़रूरी है। एस्टिमेटेड ये एक्चुअल फिगर नहीं होता, एनुअली बनते हैं सारे के सारे, एनुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे सारे के सारे, ये ध्यान में रखना। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सबसे पहला आइए कुछ बजट्स के ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं। और सबसे पहला बजट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है जीडीपी ग्रोथ। फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मतलब यही है कि यहाँ पर हमेशा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखेंगे कि जीडीपी का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी वाइल कंबाइनिंग 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो दोनों सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पब्लिक सेक्टर, पता ही होगा आपको, गवर्नमेंट को भी इन्वेस्टमेंट करना और प्राइवेट को भी। मैंने आपको नेशनल का मैं बताया भी था। पब्लिक सेक्टर कैसे, कि भाई गवर्नमेंट भी तो क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, नहीं करेगी चीज़ों पे, बिल्डिंग्स बनवाएगी, रोड्स बनवाएगी, डैम्स बनवाएगी, फर्नीचर का डेवलपमेंट कर रही है, या कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए गवर्नमेंट के फोकस में आएगी। ठीक है, आर्मी, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और प्राइवेट का मतलब होता है विच इज़ इंक्लूडेड ऑफ द पर्सनल मोटिव, जो प्रॉफिट बढ़ा रहा है किसके लिए, इंडिविजुअल को भी बढ़ना ज़रूरी है। दोनों ही सेक्टर दे शुड गो हैंड इन हैंड, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। तो पब्लिक प्राइवेट एक साथ चल रहे हैं। प्राइवेट वाले के लिए क्या करेंगे, हम टैक्सेस में रिबेट कर देंगे, सब्सिडीज़ दे देंगे उनको। तो इसी तरह जीडीपी ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, तीनों सेक्टर को मिला के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। दूसरा हमारे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज को डिवाइड करना, सेग्रीगेट करना। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को डिवाइड करना, सेग्रीगेट करना। कैसे भाई, दोनों चीज़ें एक साथ इकोनॉमी में बैलेंसिंग में रहनी चाहिए। पहला होता है प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर। ये हालांकि थ्योरी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। उसमें इम्बैलेंस आ गया ना तो वो रॉन्ग है, बैलेंसिंग स्टेज सही है। कैसे भाई, प्रॉफिट मान लो कौन कमा रहा है भाई, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होता है, ऑब्वियसली बात है सिगरेट्स, लिकर इंडस्ट्री, इनमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या इसको प्रमोट करते हैं, नहीं, प्रमोट भी नहीं कर सकते। यू शुड नॉट गिव देम अ फ्री हैंड, नहीं तो इकोनॉमिक बिल्कुल क्या हो जाएगी, अंडर डेवलप हो जाएगी, नरिशमेंट नहीं हो पाएगा इकोनॉमी का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, हम सोशल वेलफेयर भी कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर का मतलब कि हम लोग सोशल वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, खादी को प्रमोट करके। नेशनल फाइबर कौन है हमारा देश का, नेशनल फैब्रिक क्या है हमारे देश का, ऑब्वियसली बात है खादी। तो नेशनल फैब्रिक, हम खादी को प्रमोट करेंगे, सोशल वेलफेयर होगा, ग्रोथ होगी। तो
तो एलोकेशन रिसोर्सेज मतलब दोनों चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए इकोनॉमी में, प्रॉफिट भी चलना चाहिए और सोशल वेलफेयर भी चलना चाहिए, ध्यान रखना है चीज़ का। तीसरा हमारे पास प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स, पता ही होगा आपको पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जिसको इक्वली बेनिफिट मिलते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट, लॉ एंड ऑर्डर, जिस पे टिकट नहीं लग सकती, ठीक है। कैसे कि भाई मान लो आप मार्केट में एंटर कर रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी, ये थोड़ी ना कि अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं यू विल नॉट गेट द बेनिफिट और यू विल नॉट गेट द लाइट ऑफ दैट पार्टिकुलर स्ट्रीट लाइट, नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर पब्लिक गुड्स के लिए भी प्रोविज़न बनाना है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर आते हैं बेसिकली इसमें, कि रिचर ही सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का बेनिफिट ले सकता है, पुअर्स नहीं। रिचर ही लॉ एंड ऑर्डर का बेनिफिट ले सकता है, पुअर्स नहीं, ऐसा नहीं। तो पब्लिक गुड्स के लिए प्रोविज़न बना सकते हैं। सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन अ मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। सबको एक साथ बेनिफिट मिले, इन्हें सिर्फ अमीरों को ही बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं। तो पब्लिक गुड्स के लिए प्रोविज़न बनाना ही बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबको इक्वल बेनिफिट मिले, सबका वेलफेयर हो सके। इसके लिए भी गवर्नमेंट को बजट बनाना पड़ता है कि भाई इस साल जजेस कितने डेप्यूट करने हैं, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है हमारी इकनॉमी में। तो ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिससे पूरी इकनॉमी एक सही तरीके से फॉर्मेशन में आती है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, जीडीपी ग्रोथ का था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास था एलोकेशन रिसोर्सेज, जिसमें प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों एक साथ चलेंगे, यानी कि सिर्फ एक को ही बेनिफिट मिले, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सबका इक्वल बेनिफिट होना ही चाहिए। लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को हम देखते हैं, ये फोर्थ वन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, नाम ही बता रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट वेल्थ से, मान लीजिए किसी से इनकम ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लें हम लोग, तो इनकम टैक्स ज़्यादा चार्ज किससे करेंगे? ऑब्वियसली बात है रिचर से, और पुअर को क्या कर देंगे? सब्सिडीज़। तो सिंपल सी बात है, दिस इज़ नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट और उसके बाद पुअर्स को हम लोग सब्सिडीज़ देते, रिबेट्स देते, रिलैक्सेशन देते। तो ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिफ्थ वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। देखिए नाम बता रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर नॉलेज तो है, स्किल तो है, पर उनके पास रुपीज़ नहीं है, मनी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसे ऐसे प्लान्स बनाएगी उनके लिए जिससे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। जैसे सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दें, टैक्स हॉलीडे कर दें, कुछ टाइम के लिए टैक्स लिबरल कर दें उनके लिए, तो उसको कहते हैं बैलेंस रीजनल ग्रोथ। जैसे मान लो इंडिया के 4 स्टेट बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं है, तो हम उनके स्टेट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें, फोकस करें उनके ऊपर, जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। इसलिए बजट बनाना पड़ता है कि हर स्टेट के बारे में ध्यान रखें कि हर एक के पास एक बैलेंसिंग आ जाए, इक्वलिटी आ जाए, और सारा खेल आपको पता ही है इक्विलिब्रियम का ही होता है। सिक्स्थ है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको पता ही होगा, नाम भी बता रहा है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भाई किसी को विलिंग भी है कोई पर्सन वर्क करने के लिए और ही और शी इज़ गेटिंग द वर्क। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करने के लिए हमें बजट बनाना पड़ता है कि इस साल हमको इतनी वैकेंसीज निकालनी है, आर्मी, डिफेंस, टीचिंग, टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, इन सब के लिए। और सेवेंथ है हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसको तो बहुत इजी है, ये आपको पता ही होगा, बजट हमेशा ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बनाया जाता है। डिमांड कम करना, ज़्यादा करना, CRR बढ़ाना, रेट्स, रेपो रेट्स, बूम, 4 बिजनेस साइकिल होती हैं, बूम,
रिसेशन, ये लिख दीजिएगा आप, डिप्रेशन, और फिर से कंट्री के अंदर आएगा रिकवरी। तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, ये 4 स्टेट है हमारे पास जो एक बिज़नेस साइकिल को फॉर्म करती है। इसको बिज़नेस साइकिल, ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। तो इसी के बेसिस पे जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, कम ज़्यादा होता है, उसको मेंटेन करने के लिए बजट बनाया जाता है कि मान लो रिसेशन आ गया, अभी हमारी कंट्री में धीरे धीरे डिप्रेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, धीरे धीरे बूम भी आएगा। तो उस कंडीशन में सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें एक स्टेबिलिटी बनानी पड़ती है, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसी के लिए ही हमको क्या बनाना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है। आइए अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एक साइड होता है रिसिट और एक साइड होते हैं पेमेंट्स। अब रिसिट्स भी हमारे पास कैसी रिसिट हैं, बजट रिसिट। बजट बना रहे हैं तो बजट रिसिट ही होंगी, तो बजट लिख देंगे हम लोग इसके ऊपर। यहाँ बजट, चाहो तो पेमेंट कर दो, सिंपल हम एक्सपेंडिचर लिख देते हैं और इजी बनाने के लिए ये लीजिए। तो बजट रिसिट और बजट एक्सपेंडिचर 2 खेल हैं हमारे पास। बजट रिसिट 2 पार्ट में डिवाइड है। मैं टेबल बनाऊंगा, वो मास्टर टेबल है, उससे ही सारी चीज़ हो जाएंगी। रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट, इस तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बजट बनाने के लिए रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं नोट्स आपको भेज दूंगा इसके। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमारे को। क्लियर है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास सबसे पहली बात तो। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। बजट रिसिट के अंदर 2 चीज़ आती है, रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट, और यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए इसको आप डिटेल में पढ़ते हैं, इसको मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से। बस वो टेबल याद कर लीजिएगा, उससे आप सारी चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अक्सर बोर्ड में भी आ जाता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट। ये ध्यान में रखना। पहला आएगा, बेसिस याद कर लीजिएगा, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, वर्ड्स को ध्यान में देखिएगा बस। रेवेन्यू रिसिट वो होती हैं जहाँ पर दे डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, सो नो क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। भाई लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हो रही गवर्नमेंट पे, कैसे? भाई गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, लाइसेंस फी ले रही है, तो इनकम है, लायबिलिटी कहाँ क्रिएट हो रही है? एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे? टैक्स, लाइसेंस फ़ी, ये सारी चीज़ें। क्लियर? फिर आएगा रिडक्शन इन असेट्स। ये बेसिस याद कर लेना, अपने आप ही सारा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? सिंपल सी बात है, दे डू नॉट कॉज रिडक्शन इन असेट्स। बस नो की चीज़ यहाँ आएगी। ना ये लायबिलिटी बनाती हैं, क्रिएट करती हैं, ना ही असेट्स में डिक्रीमेंट आता है। सिंपल एग्जांपल आएगा, गिफ्ट्स, बाहर से गवर्नमेंट को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लाइसेंस फ़ी मिल रही है, पेनल्टीज़ दे रहे हो आप गवर्नमेंट को, पेनल्टीज़ भर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें। नो क्रिएशन लायबिलिटीज़ डू नॉट कॉज। पर यहाँ कैपिटल में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर आ जाएगा क्रिएशन ऑफ
लाइबिलिटीज़ फॉर द गवर्नमेंट, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, बोरोइंग्स। बस ये बेसिस याद रख लेना, इसमें नो, इसमें नो। क्रिएशन लायबिलिटी, रिडक्शन एसेट। कॉज रिडक्शन इन एसेट्स हो सकता है, कैसे? डिसइन्वेस्टमेंट से, ये ध्यान में रखना है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कुछ परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 100% गवर्नमेंट की होल्डिंग, इसमें 25%, एक तो स्ट्रैटेजिक सेल होती है, एक माइनॉरिटी सेल होती है। तो 23% से लेकर 72% तक मान लीजिए उसने सेल कर दिया गवर्नमेंट ने, तो पार्शली सेल किया है ना मान लीजिए, तो वो क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो पार्शियल सेक्टर, पार्शियल एरिया, पार्शियल शेयर गवर्नमेंट जब भी सेल कर दी थी तो उसके एसेट्स क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखना, क्रिएशन लायबिलिटीज़ और रिडक्शन एसेट्स। क्लियर है? ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना। ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का होता है। यहाँ क्रिएशन लायबिलिटी होंगी। एग्जाम्पल, लायबिलिटी कैसे क्रिएट होती है भाई? बोरोइंग से, सिंपल सी बात है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। हो पाएगा? देख लीजिए कैसे करा है मैंने। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना बस। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिसिप्ट में ही, कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है। एक तो होती है टैक्स रिसिप्ट, दूसरी होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। एक तो टैक्स के बेसिस पे पैसा आता है, एक टैक्स के बेसिस पे नहीं आता है। सारा टैक्स में थोड़ी ना देते हो भाई। पुलिस वाला आपसे कोई टैक्स थोड़ी ना लेगा, फाइन लेगा या पेनल्टी लेगा, सिंपल सी बात है। तो वैसे टैक्स बहुत तरीके के होते हैं, बट आज हम थोड़ा इम्पोर्टेंट तरीके से समझेंगे इस टैक्स को। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, फिर इनडायरेक्ट टैक्स। ये नेशनल इनकम में भी था। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस पर्सन पे लेवीड किया है वो। और डायरेक्ट टैक्स चार तरह के होते हैं: इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और गिफ्ट टैक्स। ध्यान रखना। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जिस कंपनी पे लगाया है उसी को ही पे करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकते। डायरेक्ट टैक्स मतलब वही टैक्स होता है जिसके ऊपर हमें पेमेंट करना है और जिस पर्सन को पेमेंट करना है। इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, दैट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे जीएसटी, वैट, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। बाकी डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। टू whom it is being levied, he or she has to pay, that's it। ये टैक्स की ही बात हो रही है, अभी तक नॉन टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, तो मैंने आपको बता दिया कि जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वैसे तो, वैट, जीएसटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वैल्यू एडेड टैक्स पहले लगता था, अब जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वन टैक्स वन नेशन। उसके बाद एक स्पेसिफिक टैक्स है। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब होता है जो किसी पार्टिकुलर वेट, यूनिट, क्वांटिटी पे लगाया जाता है। ये ध्यान में रखना। पार्टिकुलर वेट, क्वांटिटी, साइज, इन सब पे जो लेवीड किया जाता है वो स्पेसिफिक टैक्स होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स ध्यान रखना, जिसका बर्डन उस शिफ्ट नहीं हो सकता, द पर्सन ऑन whom इट हैज़ बीन लेवीड, उसी को ही पे करना पड़ेगा। इसके चार एग्जाम्पल हैं। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी हो गया,
एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सारी हमारे लिए कौन सी टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। NIT का तो फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, IT माइनस सब्सिडीज़। क्लियर है यहाँ तक?